हाय, आई एम हिमांशु, एन एम स्टूडेंट और आपका दोस्त। और आज हम समझेंगे क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के बारे में। हम जानेंगे कि क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस होता क्या है, किस पर्पस के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ करा जाता है, क्या क्या प्रिंसिपल अप्लाई करा जाता है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में। हम इसमें समझेंगे एल्यूशन के प्रोसेस को, जानेंगे कि एफिनिटी का करेक्टरिस्टिक होता क्या है, मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस, हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि किस किस टाइप की क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस होते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। क्रोमेटोग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्रोमा, यानी कि लाइट। तो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन का प्रोसेस है कि एक सैंपल पड़ा है मेरे पास, उसमें से मेरे को अगर एक कंपाउंड को सेपरेट करना है, वो मैं किसके थ्रू करूँगा, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करूँगा, राइट। तो इट्स अ टेक्निक इन विच सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड, प्योरीफाइड एंड आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ मिक्सचर फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट। तो इस जो ये क्रोमेटोग्राफिक की आपकी प्रोसेस है, इसको स्वेट, जिनको फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है, उन्होंने इस चीज़ को इन्वेंट करा था। तो उन्होंने करा क्या था, उन्होंने बेसिकली एक छोटा सा उन्होंने एक प्रोसेस करा था कि उन्होंने क्या करा, एक ग्लास प्लेट ली, उसके ऊपर ना कोटिंग कर दी कैल्शियम कार्बोनेट की, और उसको रख दिया एक जार के अंदर। उस जार के अंदर पता है क्या रखा, सॉल्यूशन रखा। किसका, उन्होंने क्या करा, प्लांट लिया, प्लांट को कूटा, उसमें से रस निकाला, जूस निकाला उसका, और उस जूस के सॉल्यूशन बनाया। तो वो सॉल्यूशन ऐसे तैयार है, और उसके अंदर इन्होंने ये जो ग्लास प्लेट थी जिसको इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट से कोटिंग करी है, उसको डिप करके रख दिया। थोड़े टाइम में उन्होंने देखा कि इस ग्लास प्लेटिंग के ऊपर ना डिफरेंट डिफरेंट बैंड क्रिएट हो गई हैं, एक स्पेक्ट्रम सा क्रिएट हो गया है। बाद में स्टडी करने में पता चला कि हुआ क्या है कि जो प्लांट के अंदर जो पिगमेंट्स है ना, वो अलग अलग सेपरेट हो गए। फॉर एग्जांपल ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल्स अलग अलग सेपरेट हो गए। तो उन्होंने फिर आगे स्टडी करी और जांचा कि ये क्रोमेटोग्राफी है क्या। आज की डेट में ये जो क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है विद द एडवेंट ऑफ HPLCs, दैट इज हाई प्रोफिशिएंसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एंड GCs विच आर गैस क्रोमेटोग्राफीज। So what he did that he separated various plant pigments such as chlorophylls and xanthophylls by passing these pigments to a glass columns packed with finely divided calcium carbonate। और उन्होंने देखा कि जो ये सब्सटेंस थे प्लांट पिगमेंट के अंदर वो सेपरेट हो गए हैं, राइट। अब हम जानेंगे कि इसका प्रोसेस, ये जो हम करते हैं कैल्शियम, ये आपका क्रोमेटोग्राफी का करते क्यों हैं। तो एक तो हमने अपना रीज़न ढूंढा है कि जी सैंपल को, उसमें से जो हमें सब्सटेंस निकालना है उसको सेपरेट करने के लिए। दूसरी चीज़ है प्योरीफिकेशन के लिए। प्योरीफिकेशन की, अगर मेरे सैंपल में इम्प्योरिटीज़ है, मेरा कंपाउंड है पैरासीटामोल, उसके साथ इम्प्योरिटीज़ जुड़ी हुई है, तो क्या मैं पैरासीटामोल को अलग कर सकता हूँ उस इम्प्योरिटीज़ से, उन इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकता हूँ। उसके लिए भी यूज़ करी जाती है क्रोमेटोग्राफी। एक और एग्जांपल भी है, जैसे आपने इंश्योरेंस लिया हो, तो उसमें आपको देखते हो ना कि स्मोकिंग है या नॉन स्मोकिंग का, बंदा स्मोक करता है नहीं करता है, तो उसका टेस्ट होता है निकोटीन टेस्ट। तो उसमें क्या होता है, ब्लड का थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है, उसके डाइल्यूशंस बनाई जाती हैं, और उसमें देखा जाता है कि अगर बिल्कुल भी छोटी सी मात्रा भी होती है निकोटीन की, तो वो सेपरेट आउट हो जाती है, जिससे पता लगता है कि बंदा स्मोक करता था या नहीं करता था। तो उसमें भी क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस यूज़ करी जाती है। तो हम बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में, लेकिन प्रिंसिपल समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, बहुत इजीली समझ आएगा आपको। ये मेरा कॉलम, SP, ये हो गया MP। अब ये SP और MP क्या है, जैसे ग्लास प्लेट के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेटिंग करी है, वो इधर से उधर नहीं ट्रैवल कर रही है ना, वो हिल रही है, वो एक जगह एक स्टेशनरी पोजीशन पे फिक्स है। तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज, राइट। जबकि जो प्लांट के जो पिगमेंट का सॉल्यूशन बनाया ना, वो ट्रैवल कर रहा है ग्लास प्लेट के ऊपर। उस जो सॉल्यूशन है ना, उसको हम बोलेंगे मोबाइल फेज, राइट। तो जो हमारे ये प्लांट के पिगमेंट्स हैं वो अभी मोबाइल फेज के अंदर है ना, तो उसे हम बोलेंगे मोबाइल फेज। जब वो आपका जो ग्लास कॉलम है, ग्लास का जो प्लेट थी उसके ऊपर आ जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, राइट। और ये एक कंसेप्ट होता है आपका एफिनिटी का, कि कितना ज़्यादा हमारा जो सब्सटेंस है वो जुड़ा हुआ है
एक सॉल्वेंट के साथ, राइट? उस कंसेप्ट को, उस जुड़ाव को, उस जो एडिशन की पावर है उसको हम एफिनिटी कहते हैं। एफिनिटी का कैरेक्टरिस्टिक है वो, राइट? सो प्रोसेस क्या है, मोबाइल फेज के अंदर वो कंपाउंड डाला हमने, मोबाइल फेज प्लस कंपाउंड, उसको हम पास कराते हैं एक स्टेशनरी फेज के थ्रू, जो कि हमारे स्वेट वाले एग्जांपल में क्या था, ग्लास कॉलम विद कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके थ्रू आपने पास, जब ये इसके थ्रू पास करा रहे हो ना आप यहाँ पे, तो ये जो प्लेट है इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके थ्रू ये मोबाइल फेस पास हो रहा है, और हम देखते हैं कि जो कंपाउंड है ना हमारा, ये यहाँ पे फंस रहा है, उन पोर्स के अंदर सेटल हो रहा है। और हम देखते हैं कि जो मोबाइल फेस प्लस कंपाउंड था ना, अब वो कंपाउंड तो यहाँ पे सेटल हो गया बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एफिनिटी, कि वो जो आपका स्टेशनरी फेस पे जो कोटिंग करी हुई है ना, उसके साथ वो जुड़ रहा है कंपाउंड, राइट? और बाकी बचा क्या, मोबाइल फेस। मोबाइल फेस आपका बाहर वेस्ट की तरह निकल गया। तो ये जो मोबाइल फेस प्लस कंपाउंड है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एल्यूएंट। जो हमारा मोबाइल फेस वेस्ट की तरह बाहर निकला है उसे क्या हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे एल्यूट। और इस कंप्लीट प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट ऑफ कंपाउंड थ्रू अ कॉलम यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट इज कॉल्ड एल्यूशन। इस सेपरेशन को हम एल्यूशन कहते हैं, राइट? यप। तो मोबाइल फेस सॉल्यूट इज अलाउड टू इंटरेक्ट विद टू इमिसिबल फेसेस। सॉल्यूट बेसिकली जो हमारे कंपाउंड है, ये सॉल्यूशन जो हमने इसका डाइल्यूशन मैंने इसको मोबाइल फेस के साथ डालेंगे, स्टेशनरी फेस के थ्रू फ्लो करवाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे, और हमारा जो कंपाउंड है वो हमारे स्टेशनरी फेस पे जुड़ जाएगा। बाकी जो बचा मोबाइल फेस वो वेस्ट की तरफ बाहर निकल जाएगा। तो जो हमारा सॉल्यूट है इज अलाउड टू इंटरेक्ट विद टू इमिसिबल फेसेस, नंबर 1 मोबाइल फेस, नंबर 2 स्टेशनरी फेस। Mobile phase may be solid or liquid, which is supported on solid, which is immobile, whereas stationary phase migrates. Stationary phase में क्या होता है, the sample migrates through stationary phase. It may be liquid or gas. अब मैंने आपको एक बताया ना, ये वर्ड एफिनिटी, ये जो जुड़ाव है, ये जो स्टिकीनेस है, जो एडिशन की करेक्टरिस्टिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसी का ही रोल है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस पे। The different components of analyte show varying degrees of adhesion to the silica, and as a result, they travel at different speeds through the stationary phase as the solvent flows through it, indicating the separation of different bands. याद है मैंने आपको यहाँ पे एक वो बना के दिखाया था कि ये जो ग्लास बीड है इसके ऊपर डिफरेंट बैंड्स बन गए थे, क्लोरोफिल का, ज़ैंथोफिल्स का, अलग अलग बैंड क्रिएट हुए। तो हुआ क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत थी ना, जैसे ज़ैंथोफिल है या क्लोरोफिल है, ये जो चिपकन, ये जो जुड़ाव है ना, ये कुछ क्लोरोफिल के लिए हो सकता है कि ज़्यादा जुड़ रहा है, ज़ैंथोफिल कम जुड़ रहे हैं, राइट? ये जो पावर है ना जुड़ने की, ये जो एडिशन की पोटेंसी है, एडिशन की पावर है, ये हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग होती है, राइट? तो फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जुड़ाव है तो वो पहले ही चिपक जाएगा कॉलम के साथ। अगर भाई बहुत ज़्यादा पावर है, पावर इज ये जो चिपकेगी ज़्यादा, तो वो पहले चिपक जाएगा, राइट? अगर बहुत कम पावर है तो बाद में जाके चिपकेगा, थोड़ा थोड़ा चिपके रहेगा। तो ये जो हमारी एडिशन की पावर होती है ना, जो एफिनिटी है, ये डिसाइड करता है कि कितना ज़्यादा टाइम में आपका सेपरेट होगा हमारा कंपाउंड। और डिफरेंट स्पीड्स में, चूंकि एडिशन की पावर ऊपर नीचे हो रही है, तो डिफरेंट स्पीड्स में ट्रैवल कर रहा है। भाई जो चीज़ जितना ज़्यादा चिपकेगी वो उतना ज़्यादा धीरे धीरे ट्रैवल करेगी ना, भाई उसको ऐसे रोक के रख रहा है, ऐसे जाने नहीं दे रहा है, तो वहीं सेटल होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। हाँ, अगर ताकत कम लग रही है, ठीक है ना, इसकी ताकत कम है तो जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगा ना, तो वो जल्दी जल्दी भागता रहेगा, तो ज़्यादा जल्दी आपको सेपरेट होता रहेगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो यही बताया है कि डिफरेंट स्पीड्स थ्रू स्टेशनरी फेज एज सॉल्वेंट फ्लोज थ्रू इट, इस वजह से वेरी डिग्रीज ऑफ एडिशन आती है। अब ये जो चिपकन है, ये जो जुड़ाव है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना स्टिकीनेस का, ये किन दो चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट होता है, नंबर 1 एड्सॉर्प्शन एंड नंबर 2 सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो एड्सॉर्प्शन क्या है, बेसिकली इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ हाउ वेल अ कंपाउंड ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर स्टिक्स टू द स्टेशनरी फेज। जितना ज़्यादा चिपकन होगा, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल धीरे धीरे जाएगा,
राइट। एक मैग्नेट है, अगर मैं मैग्नेट को उसके के थ्रू ट्रैवल करवाऊंगा लोहे को, तो वो धीरे धीरे ट्रैवल होगा ना, क्योंकि वो अपने पास उसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो हायर एड्सॉर्प्शन टू स्टेशनरी फेज, स्लोअर द मॉलिक्यूल विल मूव थ्रू द कॉलम। सिमिलरली एक सॉल्युबिलिटी में क्या है कि कितना ज़्यादा इजीली डिजॉल्व हो रहा है मिक्सचर। तो अगर सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेज के अंदर ज़्यादा अच्छे से है, कोई कंपाउंड है वो मोबाइल फेज के अंदर ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूबल हो गया है, तो वो ज़्यादा जल्दी जल्दी निकलता रहेगा कॉलम के अंदर। अगर वो डिजॉल्व ही कम बहुत धीरे हो रहा है, तो वो पहले ही चिपक जाएगा ना कॉलम के अंदर। तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा फास्टर ट्रैवल होगा, उतना ही कम हमारी एडिशन होएगी। एड्सॉर्प्शन क्या है कि जितनी ज़्यादा चिपकन होएगी उतना धीरे धीरे ट्रैवल करेगा आपके कॉलम के थ्रू। तो ये दो प्रॉपर्टीज इम्पैक्ट करते हैं इस एफिनिटी, ये जो स्ट्रेंथ है ना एडिशन के, इसके ऊपर। अब हम बात करेंगे टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो क्रोमेटोग्राफिक बेड के ऊपर दो टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन क्रोमेटोग्राफिक बेड दो टाइप्स होती है, प्लेनर और आपकी कॉलम। क्रोमेटोग्राफिक बेड क्या है, ये जैसे हमने बात करी थी ना, उसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूँ मैं, जो अपना स्वेट वाला एग्जाम्पल था। ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर कोटिंग करी ना कैल्शियम कार्बोनेट की, तो ये जो क्रोमेटोग्राफिक बेड उसे कहा जाता है कि इसके ऊपर कोटिंग करी जाती है। ये जो कोटिंग है, अगर ये ओपन है, जैसे कि केस में होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के केस में होता है, तो उसमें जगह ये पेपर यूज़ कर रहे हो, ग्लास हो रहा है, मेटल प्लेट यूज़ कर रहे हो, इसके ऊपर आप कैल्शियम कार्बोनेट लगा दिया या सिलिका लगा दिया, एल्यूमिना लगा दिया, तो ये एक तरह से खुली है, तो उसको हम कहेंगे ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी, राइट। या जिसे हम प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। कई बार क्या होता है, इस प्लेट की जगह ना आप यूज़ कर रहे हो कॉलम, और कॉलम के अंदर अब वो जो सिलिका एल्यूमिना वगैरह होती है ना, उसे आप भर देते हो, तो उसे कहते हैं हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी, की एक स्टेशनरी फेस इज विद इन अ ट्यूब विच इज कॉल्ड अ कॉलम, और फिर आप इसके थ्रू पास कराते हो, इसके थ्रू आप यहाँ पे पास कराते हो, राइट। एक ये टाइप है। अब हम अलग अपना जो मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेज है ना, इनके बेसिस पे भी हम क्या कहते हैं क्रोमेटोग्राफी को डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। फॉर एग्जांपल कि जो मेरा मोबाइल फेस है, या जो मेरा मोबाइल फेस है वो गैस है, लेकिन जो मेरा स्टेशनरी फेज है ना वो सॉलिड है, ये गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करा जाता है। आप शिमाज़ू वगैरह की अगर आपने चलाई हो, शिमाज़ू की या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनमें जीसी जो अगर चलाता है कोई बंदा, तो वो आपको बता पाएगा कि गैस के जो आपका सॉल्यूशन होता है ना, जो सैंपल होता है, उसको उसका जब आप इंजेक्शन देते हो वो बहुत ज़्यादा हीट करा जाता है। मेरे ख्याल से 250 से 400 डिग्री के बीच में हीट करा जाता है। मोबाइल फेस आपकी गैस होती है, राइट, और वो उसको एक सॉलिड कॉलम के थ्रू ट्रैवल कराया जाता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हमारी बेसिकली HPLCs में यूज़ होती है, जिसमें हमारा मोबाइल फेस भी लिक्विड है। नहीं सॉरी, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अलग होती है, वो तो हम टेस्ट ट्यूब पे करते हैं। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होती है HPLCs में, जिसमें हमारा सॉलिड फेज, जो हमारे कॉलम्स होते हैं ना स्टेशनरी फेज, वो सॉलिड होते हैं, जैसे C8 C18 के कॉलम होते हैं, राइट। वो आपके स्टेशनरी फेज होंगे। लिक्विड होता है आपका मोबाइल फेज। मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार इसमें प्रॉपर्टीज़ में, चार चीज़ों में डिवाइड करा हुआ है क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली डील करती है आपकी सॉल्युबिलिटी के साथ। भाई जितना ज़्यादा सॉल्यूबल उतना फास्टर ट्रैवल, उतना ज़्यादा ट्रैवल फास्ट करेगा कॉलम के थ्रू, उतना ज़्यादा जल्दी आपका एल्यूट होगा, उतना ज़्यादा जल्दी सेपरेट होगा, राइट। और जो जितना कम सॉल्यूबल होगा वो उतना धीरे धीरे सेपरेट होगा, उतना जल्दी चिपक जाएगा, उतना धीरे धीरे ट्रैवल करेगा और सेपरेट हो जाएंगे। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में सॉल्युबिलिटी पे फोकस दिया जाता है। एड्सॉर्प्शन, हमने बात ही यही करी, एड्सॉर्प्शन यानी चिपकन, जो जुड़ाव है, जो स्टिकीनेस है, उसके ऊपर होता है। तो हमारी एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती है किसके बेसिस पे होता है, एडिशन के बेसिस पे। साइज एक्सक्लूजन, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, छन्नी, छन्नी देखिए ना, कि जो जैसे चाय वाली छन्नी होती है कि आपने डाला, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और बाकी जो पानी होता है वो नीचे रह जाता है। इसमें भी बेसिकली यही प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे मेरे अंदर सीव हैं, छोटे छोटे खाने हैं,
राइट, छोटे छोटे छेद है, पोर्स हैं। सैंपल मैंने डाला तो जो छोटे छोटे मेरे मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो इसमें फंस जाएंगे, ठीक है, और जो बड़े साइज़ के होंगे वो बड़े साइज़ के यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते करते बाहर निकल जाएंगे। जो छोटे वाले हैं वो इन छेद के अंदर फंस जाएंगे, बड़े वाले इसके ऊपर ग्लाइड करके निकल जाएंगे। तो सेपरेट हो गए, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स अलग सेपरेट हो गए, छोटे वाले कॉलम में रह गए, राइट। और होता है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसकी साइज एक्सक्लूजन होता है जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, राइट, जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स इसमें हमारा यूज़ होता है। और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज़ होती है? आपकी आयन के ऊपर, कटायन अनायन रेजिन जो होता है ना हमारा, अलग अलग बनाना होता है। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर हमें अगर आई एम सॉरी या अगर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को अलग अलग सेपरेट करना है, मेरे पे एक कंपाउंड पड़ा है, मेरे पे ये सॉल्यूशन पड़ा है, इसमें पॉजिटिव भी पड़ा है नेगेटिव भी पड़ा है, राइट। मेरे को इनको सेपरेट करना है तो उसमें मैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ करूँगा। ये अमीनो एसिड्स में यूज़ करी जाती है, जितना मुझे याद है कि उसमें हम क्या करते हैं कि कटाइंस को रिमूव करते हैं और अनाइंस सेपरेट रह जाते हैं उसके अंदर, आपका स्टेशनरी फेज के अंदर अनाइंस फंसे रह जाते हैं, जबकि जो कैटाइंस होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये 4 तरीके हैं, आपका 4 तरीकों में सेपरेट करा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन किस मेथड और सेपरेशन को आप तवज्जो दे रहे हैं। और अगला टाइप ये डिफाइन करा हुआ है बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। ये जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज ना, उनकी पोलैरिटी के ऊपर जो डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है ना, टेम्परेरी चार्ज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, उसके की मोबाइल फेज आपका पोलर नॉन पोलर, आपका जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर नॉन पोलर, उसके ऊपर ये डिफाइन करा जाता है। ये HPLCs पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता है कंसेप्ट। तो हम ध्यान से सुनेंगे कि इन केस अगर मेरा रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें जो मेरा मोबाइल फेज होगा ना, रिवर्स फेज, तो इसमें जो मोबाइल फेज होगा, मोबाइल फेज मेरा होता है पोलर, ठीक है, और जो मेरा स्टेशनरी फेज होगा ये होगा मेरा नॉन पोलर। लेकिन जो हमारा नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें क्या होता है, मोबाइल फेज मेरी होगी नॉन पोलर और जो स्टेशनरी फेज होगा वो होगा पोलर। समझेंगे इसको कि रिवर्स फेज में क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फेज है वो पोलर है, जैसे कि वाटर, मीथेनॉल, CH3OH, OH का नेगेटिव और CH3 का डेल्टा पॉजिटिव, आपका एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। तो इसमें जो मोबाइल फेज है ये पोलर सॉल्वेंट्स है, राइट, पोलर सॉल्वेंट्स है। जबकि जो आपका स्टेशनरी फेज होता है, जो हमारा क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है, वो जो कॉलम है ना उसके अंदर फिलिंग किसकी डाली जाती है, C8 C18 C18 क्या है, ऑक्टा सिलेन एंड ऑक्टा डिसाइल सिलेन, ये नॉन पोलर होते हैं नेचर में। सिमिलरली जो नॉन पोलर नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो मोबाइल फेज होता है हमारा नॉन पोलर होता है, जैसे कि हमारा हेक्सेन, डाइक्लोरोमीथेन, राइट। तो ये मोबाइल फेज हमारे नॉन पोलर होते हैं कि कोई भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। लेकिन इसके उलट जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो हमारा आपका पोलर होता है, जो कि हमारा जैसे हो गया सिलिका, राइट। तो ये कंसेप्ट है बेसिक, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, जिसमें हमने बात करी कि होता क्या है, किसने डिस्कवर करा, किस पर्पस के लिए यूज होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है जो हमने इस डायग्राम के थ्रू समझा, और क्या क्या टाइप्स होती है क्रोमेटोग्राफी की। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।